सर आज प्रेस वार्ता की है और कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको बचाने के लिए की है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि जब भारत का बंटवारा हुआ था, भारत में उस समय 20% मोहम्मदन समाज था, 20% भारत से ज़मीन चली गई पाकिस्तान और बांग्लादेश में, ठीक। लेकिन आज आप देख रहे हो कि जो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो गए हैं मोहम्मदन समाज, वो महज 5% ही गए हैं। बाकी 15% ज़मीन हमारी फालतू गई है, बाकी यहाँ पर यहीं पे भारत में ही रहे हैं। क्या उसकी भी मांग होगी या जब वहाँ पर हिंदुओं के साथ में ऐसा बुरा बर्ताव किया जा रहा है तो क्या वो बांग्लादेश ले लेना चाहिए भारत को? ऐसा है, बांग्लादेश भारत को अब तो नहीं मिल सकता। जो गलती पहले कर दी है वो गलती तो नहीं सुधर पाएगी, लेकिन जो अगली गलती होने जा रही है उन गलती को सुधारने के लिए प्रयास कर सकते हैं हम। जो गलती हम पहले जो कर चुके हैं होगी किसी प्रकार से, जो आप कह रहे हो कितने बंदे बंटवारे में जा रहे थे और रुक गए, लेकिन अगली गलती तो रोकी जा सकती है। हम अगली गलती ना हो ऐसी कोई, उस गलती के खिलाफ। लेकिन सर आपसे एक सवाल है, जो भारत में मोहम्मदन समाज है वो अनाप शनाप उन पर जनसंख्या वृद्धि का कोई पाबंद नहीं है, अनाप शनाप बच्चे पैदा करते हैं, अनाप शनाप शादियाँ करते हैं, तो क्या उस पर रोक लगा देनी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए जी। मैं कह रहा हूँ देश के अंदर एक जैसा संविधान में एक जैसा सबके लिए अधिकार होना चाहिए। अगर हिंदू के 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 2 बच्चे होने चाहिए। अगर शिक्षा एक जैसी है तो सबकी शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए। अगर हम शादी करते हैं, अगर एक शादी करते हैं तो उनको भी एक शादी करनी चाहिए। देश के अंदर कानून एक जैसा होना चाहिए। आज आपने विपुल गोयल जी के कार्यालय में यहाँ पर जो बीजेपी में हैं और यहाँ पर मंत्री भी हैं जी, क्या उनसे क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उनसे इस बारे में कहना चाहोगे क्योंकि वो सरकार में भी हैं और मौजूदा सरकार है जी। तो क्या ऐसी जो जनसंख्या वृद्धि पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए। हम आपके मंच के माध्यम से विपुल गोयल जी को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये मांगें ऊपर सरकार तक, कैबिनेट में, संसद में तक पहुंचाई जाए कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है वो जल्द से जल्द लागू किया जाए, और नहीं तो आने वाले 15 से 20 साल के बाद हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा हिंदू का। एक और बात करें, जो जब भारत से गए नहीं जी, ठीक है, भारत से ज़मीन चली गई तो उनको उनकी ज़मीन और खरीद फरोख्त पर भी रोक लगानी चाहिए? जी देखो, ऐसा ज़मीन जो चलेगी वो तो चलेगी। आप तो लड़ाई है जो ज़मीन बच रही है, अगर वो बच जाए तो बात है। अगर ये हिसाब ऐसे चलता रहा तो अगले 15 से 20 साल के अंदर हमारी ज़मीन भी चली जाएगी और हमारे आने वाली जो संतान है वो भी खत्म हो जाए, जिनके लिए हम जोड़ कर रख रहे हैं, रात दिन भग रहे हैं, वो सब खत्म हो जाए। जी सर, जो आपके सवाल से बहुत ही अच्छे सवाल हैं, बेहतरीन सवाल आपने किए कि इस प्रकार से देश में हालत क्या होगी। लेकिन मैं आपके बताना चाहता हूँ आपको, विपुल गोयल जी के इस ऑफिस की जो हमें आज मौका मिला बात करने का आपसे, हमारा या हमारे देश के किसी भी नागरिक का ऐसा कोई सवाल ही नहीं है कि लोग हमारे पास क्यों रह रहे हैं। हम तो ये बोलना चाहें कि जो लोग हमारे पास रह रहे हैं वो हमारे बन के रहो, नहीं बन के तो रहो, हमारे साथ रहो। लेकिन जब धर्म के हिसाब से बंटवारा हुआ था ज़मीन का, ले ली ज़मीन चली गई लेकिन गई नहीं, क्या दूसरे धर्म के लोगों के हिस्से की ज़मीन पर रह रहे हैं, क्या ये हराम नहीं है? नहीं, आज ये हराम नहीं, क्योंकि आज वो भारत का नागरिक है। नहीं, ज़मीन तो हिस्से की तो चली गई, 4 भाई हैं, मान लो एक सहमत हूँ आपकी बात से, मैं इस चीज़ से आपकी सहमत हूँ कि हमारी ज़मीन बढ़ गई, ज़मीन चलेगी, उस जनसंख्या के हिसाब से हमारी ज़मीन बढ़ चुकी है। लेकिन आज जिस ज़मीन पे रह रहे हैं वो सिख, ईसाई, हिंदू और जैन धर्म के लोगों की ज़मीन है। सर धर्म तो हम ही तो बना रहे हैं, मैं तो इंसानियत की बात कर रहा हूँ। नहीं, धर्म के ही नाम पे तो बंटवारा हुआ है नाम पे नहीं, बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ है जी। उस समय धर्म के नाम पे दे दी हमने 20% दे दी, लेकिन आज फिर भी हिंदुस्तान तो शरणार्थियों को भी अपनी काउंटिंग में लाना चाहता है कि आप देश के नागरिक बन के रहें। नहीं, नागरिक तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन धर्म के लोगों के साथ धोखा नहीं हुआ है? यदि नहीं, देखो उस समय जो भी हमारी सरकारें थी उन्होंने निर्णय लिए। नहीं, धोखा तो हुआ है ना। धोखा हम ही तो मान रहे हैं, धोखा ये तो आपके मन से हमें पता चल रहा है, हम किसी को बता रहे हैं धोखा, लेकिन हम फिर भी उसी के साथ में सहमत हैं और ये कहना चाहते हैं कि आज भी हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा है, ना ही कभी किसी राष्ट्रीय चिन्ह के खिलाफ, किसी राष्ट्रीय पशु के खिलाफ। लेकिन एक धर्म, एक कौमी, एक कास्ट के बंदे यदि हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ चलना चाहते हैं, हिंदुस्तान को गलत ठहराना चाहते हैं, हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानना चाहते, तो क्यों आपत्ति है? मंदिर मस्जिद जो भी चीज़ें ठीक है, कोई भी गुरुद्वारा, सरकार इस पे जी, कोई भी गुरुद्वारा
कोई भी चर्च, कोई भी मंदिर, किसी का भी आप दिखा दो कहीं पे भी जो कि बोलता है किसी दूसरी चिन्ह के ऊपर बनाया गया हो। यदि किसी चीज़ की सुरक्षा के हैसियत से या किसी की तलाशी लेनी तो लेने दो, यदि वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। बिल्कुल ठीक। इसमें तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। यदि मेरे घर में किसी को शक है तो क्या मैं मना कर दूंगा सरकार को कि मेरे घर की तलाशी मत लो? बिल्कुल। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? कैसे कोई भी ना कोई इसमें हिंसा होगी ना कोई बात होगी। लोगों को हिंदुस्तान के कानून को मानो, गलत को गलत, सही को सही। सुप्रीम कोर्ट तक की कार्रवाई है, हाई कोर्ट तक बैठे हैं। यदि किसी को प्रॉब्लम आ जाओ, दंगे करने से क्या हो रहा है? नागरिक उससे पहले मानवता का पालन करो और खुश रहो। नहीं, एक नागरिकता और मानवता मानता रहे, दूसरा अत्याचार करता रहे। उनके लिए तो इसलिए तो यहाँ से ये आवाज़ उठाई जा रही है कि जैसे आज हम बांग्लादेश के नहीं बोलेंगे खिलाफ में, तो आने वाले कल में ये हालतें हिंदुस्तान में होंगी, फिर कौन बोलेगा? यही बोलना था मेरा। ठीक है, थैंक यू, ओके। दूसरा मुद्दा ये था कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान 10 तारीख को समापन होने की उम्मीद है। हम सभी साथी यहाँ पर जो लोग रह गए हैं, पूर्व सैनिक हैं, अर्ध सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, उनको और जोड़ेंगे। जो कमी पेशी रहेगी उसे हम पूरा करेंगे। तो ये 2 मुद्दों पर, आपके सवाल का जवाब, 2 मुद्दों पर हम यहाँ पर इकट्ठे। किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर? मुझे ये सब बताने की आवश्यकता नहीं। कई तो इतनी घिनौनी बातें हो रही हैं और इतना मतलब घृणित कार्य हो रहा है, मुझे आई थिंक ऐसा लगता नहीं कि मुझे उसे देखना विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं वो बांग्लादेश गए राष्ट्रपति से बात करने के लिए, क्या लगता है मतलब कुछ समाधान निकलेगा? सरकार की पहुंच और सोच हम लोगों से कहीं आगे है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सोच। बस आप निश्चिंत रहिए। पीछे लिखा है हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो, तो कैसे बंद होगा अत्याचार? दबाव, हम दबाव बना रहे हैं तब बंद होगा। दबाव बनाएंगे, मानसिक दबाव बनाएंगे, फाइनेंशियल दबाव बनाएंगे, सामरिक दबाव बनाएंगे, राजनीतिक दबाव बनाएंगे, यूएनएसओ दबाव बनाएंगे। और उनको ये बताया जाएगा अगर चीन तैयार हो सकता है तो बांग्लादेश किस खेत की मूली। और सबसे बड़ी बात, विपक्षी पार्टियों पे भी दबाव बनाया जाएगा कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। जो आयात वहाँ से हो रहा भारत में, क्या उसको रोका जाएगा? ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही है। आप बताइए। जुलाई बताइए। 2 मुद्दों पर थी। रह रहे हैं और काफी तक हर काम पर वो टिकते जा रहे हैं। अभी तक उनको रोकने का तो कोई प्लान ही नहीं है, तो वहाँ जाके क्या करेंगे? तो खुद यहाँ आ रहे हैं, उन्हें रोकने का तरफ प्लान है, इसमें क्या करेंगे? सरकार ने मैंने देखा है पटवारियों के पास, तो एक पटवारी के पास में गया था, तो उनको हर चुप्पियों में जा करके उसका आईडी वगैरह चेक कर रहे हैं, उनको निकाल करके तो उसका आईडी वगैरह करके फिर आप वापस भेज रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम सरकार है। ये कार्यक्रम कब हुआ, किसके नोटिस पे चल रहा है? ये जो है फिजिकली हमने जो पटवारी हमारे काम पर है, उसके बाद किसी साथी से लगाया था, तब तक उस पटवारी ने मिला है कि हमारी ड्यूटी लगा रखी है, रहने वालों को मुझे आज हो जाए, सभी को तलाश करके ढूंढते हैं। अभी देखिए लेटेस्ट डेवलपमेंट बता देता हूँ आपको कि क्योंकि आप लोग जागरूक हैं, बिकॉज ऑनलाइन पोर्टल बहुत मजबूत है और बहुत सक्षम है। मैं आज ही सुबह एक न्यूज़ पढ़ रहा था, नेशनल न्यूज़पेपर में है, कि जो निज़ामुद्दीन में आपसे मैं मेंशन कर रहा था, निज़ामुद्दीन की जो उधर दरगाह है या वहाँ जो मस्जिद बनी है, उन्होंने सरकार को ज्ञापन दिया है कि जो रोहिंग्याज आ गए हैं या जो बांग्लादेश से एक पर्टिकुलर तिथि के बाद लोग आए, उन्हें यहाँ से भगाया जाए। देखिए वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जैसे भारत के छोटे छोटे नागरिक और आप जैसे व्यक्तित्व के लोग बातों को दूर तक पहुंचा रहे हैं, तो वो भी जागरूक हो रहे हैं। ऐसा तबका है जो भारत का नागरिक है लेकिन वो भी जागरूक हो रहे हैं। मैं इस सभा को ज्यादा नहीं आगे लेके जाऊंगा। मेरा एक सवाल है, जरूर पूछिए। क्या जो मणिपुर में हमने लापरवाही की है, इसी वजह से उनके हौसले बुलंद हो गए बांग्लादेश में? देखिए मणिपुर की बात जो है हमने जो नजरअंदाज किया है जी। नंबर 2, आप ये नहीं कह सकते मणिपुर में, मैं खुद नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ और कई बार मैं मणिपुर गया हूँ, वहाँ ये संघर्ष कई सालों से चलता आ रहा है। वहाँ तो इवन सेंसरशिप भी थी। आज वो न्यूज़ बाहर निकल के आई, वो न्यूज़ आज 70 और उसको हमने सीरियस नहीं लिया, इसलिए उनके हौसले बुलंद हो गए। वो भी हो सकता है। जी जी, मैं आप सबका एक बात ये बताइए कि अगर बांग्लादेश में हिंसा ना रुकी तो सरकार से क्या मिलेंगे? देखिए ये तो सरकार जाने, लेकिन हम सरकार के हाथ मजबूत करने आए यहाँ पर।
हम ये बोलने आए कि अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो जैसा डायरेक्टर अपने फार्मलेस मिलिट्री फार्म्स के लोगों ने बोला कि हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में अपने आसपास लोगों को, गांव में लोगों को जागरूक करें। नहीं, अब आवाज उठ रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और तमाम अधिकारियों ने कहा कि आक्रमण बांग्लादेश पर हमला भी किया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी बातें बहुत जल्दबाजी वाली बातें होती हैं। पहले एक माहौल बनाया जाता है, देखा जाता है क्या हो रहा है वहां, और मुझे पूरा यकीन है जैसे कि हमारे विदेश मंत्रालय से कुछ लोग बांग्लादेश गए हैं और जो पर्दे के पीछे एक्टिविटीज चल रही हैं वो जरूर इस चीज को पुख्ता कर रही होगी कि वो आगे के कदम बन रहे हैं। जो NIA है, जो आर्थिक चोट भी बांग्लादेश में लोग लगा रहे हैं, भारतीय निर्यात जो भारतीय का चला रहे हैं, क्या ज्ञापन के माध्यम से क्या वो भी मेंशन करेंगे आर्थिक चोट भारत में लग रही है? मैंने जैसा आपको बताया, गवर्नमेंट जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो मैं पढ़ता रहता हूँ, मालूम करता रहता हूँ, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन रहा है। जो वहाँ की जो पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ बैठी हुई हैं, वो भी तो सरकार को बता रही है कि कहाँ क्या कमजोरी है उनकी, जिसपे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज ये फॉरेन अफेयर्स का मैटर है और डिफेंस का मैटर है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं, मुझे ज्यादा मालूम ही नहीं इसके बारे में। ज्ञापन देने के बाद भैया ज्ञापन सबसे पहले माननीय विपुल गोयल जी का धन्यवाद यूज करने के लिए, हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दी, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद और धन्यवाद मेरे सभी माननीय साथियों का, और उससे भी ऊपर धन्यवाद आप लोगों का, बिकॉज आप ये बात पहुंचा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रही है। आप सोचिए कितनी कंपाउंड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। आप एक वीडियो आप जैसे बोल रहे थे शेयर करें, वो कितने व्हाट्सएप ग्रुप में, कितने फेसबुक में जाएंगे, हम सब साथी शेयर करेंगे, मैसेज जा रहा। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। एक सवाल और है जी जनाब। कोई नहीं कर लो ना। जब देखिए, जितने भी लोग हैं ये रिटायर्ड कह रहे हैं, रिटायर्ड तो है लेकिन टायर्ड नहीं है, आज भी लड़ने को तैयार है। दूसरा, अगर हम सुस्त रहे, हमने केवल यही बातें करके छोड़ दिया, अगले 30 साल में बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। जिस तरीके से वहां घट रहे हैं, रोजाना 787 लोग वहां से पलायन कर रहे हैं या उनका कत्ल हो रहा है। तो इसके लिए हमने आज ये किया है प्रोग्राम, एक वार्ता की है। इस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए मेरे 2 सुझाव हैं। एक तो ये है कि हमें एक IT सेल बनाना चाहिए, जो लोग उन लोगों के सपोर्ट में बोलते हैं उनको जवाब देना चाहिए, कम से कम हम मीडिया में तो जवाब दें उनको। दूसरा ये है कि हम गांव के लोगों को भी, जिस तरह से आज यहाँ प्रोग्राम हुआ है, छोटे छोटे प्रोग्राम गाँव में जाके लोगों को जागरूक करें और उनको उठाएं। हमारे साथ हम अकेले न चले, जनता चले। धन्यवाद। आप सही रहे, ये वही कल सम्मान के लोग, मेरे पूर्व सैनिक, कार्य सैनिक और जो भी यहाँ पे बैठे हुए साथ, भाई एक बात मेरी याद आ रही है, 16 दिसंबर हम विजय दिवस मनाते हैं किस उपलक्ष्य में कि हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। हमें खुशी मनाते हैं, बांग्लादेश हमारे साथ क्या अत्याचार कर रहा। एक बात, अंग्रेज यहाँ से जब गए थे तो अंग्रेजों ने एक बात कहा था, हम किसी गांधी से नहीं डरे, हम किसी उग्रवादियों से जो देशद्रोही को घोषित करते थे उनसे नहीं डरे। 6-6 लाख आदमी को फांसी दी चलेगी, लेकिन हम सुभाष चंद्र बोस से डरे, जिसने प्लानिंग बना करके तीनों सेनाओं के जनरलों को इकट्ठा लेकर के उनके साथ जब वो कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि आज तक इन बातों को लोगों को बताता नहीं है, वो कॉन्फ्रेंस करते अंग्रेजों को पता लग गया था जब तीनों जनरल इकट्ठे हो गए तो हमारा यहाँ रहना कोई मुमकिन नहीं है। ऐसे ही हमारे देशद्रोही जो हमारे अंदर बैठे हैं, जब तक हम इनके लिए कॉन्फ्रेंस बढ़िया नहीं करेंगे, ढंग से नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये दबड़े वाले और ये डरपोक बहुत है, इनके सामने यदि खड़े हो जाओ तो ये टिक नहीं सकते। ये जब तक टिकते जब तक हम बैठे, हम खड़े हो जाओ, ऐसा हमने बताया था। फौज में कहीं भी ये हाथ के लेट जाते हैं, पड़ जाते हैं। जब तक तो मेरा सबसे बड़ी बात देखो, हमारे बीच में डुग्गल साहब ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते हैं, कर्नल समर साहब, लांबा साहब बहुत दूर से चल के आए,
लेकिन इनसे मेरी थोड़ी सी कभी भिन्न बात हो जाती है। अब हमें जब गंदे काम कर रहे हैं तो फिर तो हम गाँव में बहुत चलता है कि ऐसे स्वार्थ के प्रति, लालच के प्रति, पैसे कमाने के प्रति। हमें कोई पैसा नहीं कमाना, पैसे हमें बहुत कुछ दे दिया, भगवान ने, फौज ने हमें बहुत कुछ दिया, हमें अपनी रोटी साथ दी है मरने तक, दवाई गोली हमें साथ दी है। तो हम किसी ऐसे स्वार्थी आदमी के साथ नहीं चलेंगे जो अपने स्वार्थ को जोड़ करके और हमें पागल बनाए। तो मेरी पत्रकार महोदय से ये प्रार्थना मैं कह भी रहा था कि हम फ्री फंड के हैं, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई किराया भाड़ा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जहाँ कहोगे खड़े हैं। डुग्गल साहब के अंदर जो क्वालिटी है सभी को मालूम है, कोई छुपू ही नहीं है। ये सारा प्रोग्राम तो डुग्गल साहब का है। पत्रकार महोदयों को बुलाना, फौजियों को बुलाना, लांबा साहब यहाँ से 30 किलोमीटर दूर से आए चलते, 25 किलोमीटर दूर। तो मेरी प्रार्थना, जो आदमी संघर्ष कर रहा है उसको सपोर्ट करने में कितना आनंद आता है। अभी हमारे सीआरपी साहब से बैठे, सीआरपी से बैठे साहब, जिन्होंने कमांडो, एक कमांडो हमारे चले गए किसी वजह से, जिन्होंने 26/11 में ताज होटल पे बॉम्बे में जिन्होंने अपनी जिंदगी और मौत बिल्कुल सामने देखी कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है। ये फौजी आदमी सारे इसी टाइप क्या है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा, तो मैं ज़्यादा बोल भी गया हूँ, लेकिन अभी डुग्गल साहब से प्रार्थना जी, धन्यवाद समारोह आप करोगे। महानुभाव एक्स सर्विसमैन, आपका यहाँ स्वागत है, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, पार्टी का तो जहाँ सवाल है, मैं पहले दुग्गल साहब से भी पहले इसका एक्स सर्विसमैन का सह संयोजक लांबा साहब ने बनाया था, और उसके बाद धर्म जागरण मंच का भी कर्नल साहब ने मुझे बनाया था। लेकिन मेरे अंदर फर्क ये रहा, दोबारा आने की जो बात कही है, कि चाहे मेरा भाई भी क्यों ना हो, यदि वो गलत काम करता है और वो अपना कर्तव्य को नहीं निभाता है तो उसका भी मैं विरोध करूंगा। मैं आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पार्टी में रहते हुए हमारी एमएलए जो था, उन्होंने 20 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी कोई मतलब काम नहीं हुआ। इस वजह से मैंने अलग से काम अपना विरोध करना शुरू किया। दूसरी बात, अब आज जो हम इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर हमारी सरकार भी सोचे, और हम जो फौजी भाई एक्स सर्विसमैन यहाँ पर आए हुए हैं उनका ये कर्तव्य है कि उनके लिए जो भी सहायता बन सकती वो सहायता हम बनाए। भगत सिंह हम खुद बने, दूसरे को ना बनाए। हमारे साथ जितने अत्याचार हो रहे हैं यहाँ देश के अंदर भी अत्याचार हैं। जैसे हमारे बताया कि एक कानून, एक सबके लिए एक कानून होना चाहिए। ये नहीं कि मैं 10 शादियां कर रहा हूँ और एक अकेला ही कर रहा है। एक की जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि कल को हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। तो समान अधिकार और समान कानून और सब देश के सब नागरिक के लिए एक होना चाहिए। आप लोगों से मेरी ये प्रार्थना है, अनुरोध है अपने पत्रकार भाइयों से भी कि भाई इस चीज को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं ताकि हम एक होकर और अपने जो लक्ष्य है हमारा उसको हम प्राप्ति की ओर जाएं। धन्यवाद। हम एक है तो सेफ है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह करके हमें यही है, हमें एकता दिखानी है हर जगह पे। कहीं भी 4 भाई इकट्ठे होते हैं तो हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, पहुंचना है। किसी भाई को ये न महसूस हो कि मैं अकेला हूँ। हम हिंदू हैं, हिंदू एक रहेगा तो सेफ रहेगा। जय हिंद। जो आर्मी के अंदर भी नौकरी करी, एनएसजी में भी नौकरी करी और बॉर्डरों पर भी नौकरी करी। आप बहुत बढ़िया, एक तरफ से सभी कह रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी चीज़ है एकता। अगर हमारे अंदर एकता नहीं है तो हम कहीं भी ऑपरेशन में फेल ही होने होंगे 100%। अगर एकता है तो कोई मतलब नहीं का जो सक्सेस ना हो, 100% सक्सेस। बॉर्डर के ऊपर जो लोग आज ये जो उपद्रव जो कर रहे हैं ना, जिनके ऊपर आज ये सेमिनार रखा हुआ है बांग्लादेश के ऊपर, ये हिंदुओं को एक तरफ से मार रहे हैं। काश अगर हिंदुओं में एकता होती तो उनका दम नहीं है, वो एक भी आगे आ जा रहा है, एक नहीं आ सकता। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है? एकता नहीं है। हमारा एक हिंदू भाई पिट रहा है, 10 उसके बगल से निकल जाते, कोई हेल्प करने वाला नहीं। सर आप आए दिन वीडियो देख रहे हैं, बंदा बाजार में हजारों आदमी जा रहा है और गलासे से काट रहा है, लेकिन कोई फोर्स करा नहीं है। अगर वो चाहे तो एक ईंट पत्थर से उस आदमी को मार सकता है, लेकिन हमारे अंदर क्या हिम्मत नहीं है। हम
हमको जो है ना पहले से धर्म के बारे में इतना सिखा दिया, चीटी को मत मारो, ये पाप हो जाएगा, ये फला हो जाएगा, ये टिकड़ा हो जाएगा। बॉर्डर पे हम रहे, एक गोली मारते हैं, उसका जवाब 1 0 लगा के देते। मतलब उन्होंने 1 गोली किया तो हम कितने करते थे 10, उन्होंने 10 किया तो हम कितने चलाते थे 100, वो 100 चलाते थे, हम चलाते 1000। उनकी हिम्मत नहीं, कभी भी बॉर्डर पे उठा के देख ले हिंदुस्तान का बॉर्डर किधर। ये है अभी मेरे से समझदार लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं, सबसे बढ़िया कम्युनिटी, छोटे से लेकर बड़े तक, हम अपने घर परिवार से लेकर के और देश तक आप चले जाइए। अगर हमारी एकता है तो सब कुछ, अगर एकता नहीं है तो कुछ नहीं है। दूसरी बात, खाली बातों से काम नहीं चलने वाला आज की डेट में। अब समय वो आ गया, आपको अपने को, अपने बच्चों को, अपनी कम्युनिटी को सबको प्यार करो और एकदम से बिल्कुल मरने मारने के लिए जाओ, तब तो आप बच सकते हो, अन्यथा बातों से कोई नहीं बचते हो। आप लोगों ने कश्मीर में देखा होगा, मैं आर्मी में था, हमको नागालैंड से उठा करके कहाँ डाला, कश्मीर हुआ, कश्मीर में कि भाई वहाँ पर कश्मीर में सन 90 के अंदर जब ये विवाद हुआ, और आर्मी जो हमारी जो क्या नाम सरकारें जो थी, हमको कहाँ भेज दिया, बॉर्डरों पर, जबकि लोग कहाँ कट रहे थे, गाँव गया तो शहरों के अंदर, और हमको कहाँ भेज दिया, बॉर्डरों पर। ये सरकारों की भी कमियां रही है, यानी किसी की हिम्मत नहीं थी। पहले क्या सरकार नहीं थी, संविधान नहीं था, कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, क्या नहीं था पहले, लेकिन सरकारों की भी कमी है। और मैं हाथ जोड़ के, जितने भाई प्रेस वाले बैठे, इन सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, कोई भी जो देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको आप इतना उजागर करो, उतना उजागर करो, उसकी जगह जेल में हो, कहीं रास्ते में नहीं घूम पाया था। तो मैं ज़्यादा आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप लोग, हम सब भारतवासी, जो भारत के जो गलत करता है, भारत के लिए वो गलत बोलता है, वो हमारा सबका दुश्मन, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारा अपना भाई क्यों ना हो। अगर मेरा भाई भी गलत बोलता है देश के लिए, तो वो भी हमारा सबका सामूहिक दुश्मन है। तो आप लोग जात पाती से ऊपर उठो और ये अपने दुश्मन को पहचानो, क्योंकि जो देश के खिलाफ बोल रहा वो हमारे सबका साझा दुश्मन है। तो मैं जितने प्रेस वाले सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों को उजागर करें और नंगा करें, इनको ऐसे में जेल में दें, ताकि ऐसे हौसले बुलंद ना हो। धन्यवाद। थैंक यू। अमन जी से भी बात हुई, तो आज क्योंकि शीर्ष नेतृत्व कहीं आने वाले हैं हरियाणा में, तो वो वहाँ गए हुए हैं, अदरवाइज वो हमारे बीच होते हैं। उनका मैं एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद। हमारे ग्रुप में यंग रिटायर्ड होकर आए कैप्टन जसपाल सिंह जी हैं, अगले भी कुछ महीने पहले आए थे, हमने इनका वेलकम किया था गाँव में। मैं कैप्टन रिचपाल गाँव से ताल्लुकात रखता हूँ। 20 साल मैंने सर्व किया है आर्मी के अंदर, और अभी पीछे मई में पेंशन होकर आया हूँ। और आज मैं अपने आप को इतना लकी महसूस कर रहा हूँ कि इस मंच पे मुझे मेरे पत्रकार भाइयों के साथ में रूबरू होने का मौका मिला। दिल की बातें बताना चाहूँगा आपको, क्या कहूँ, दिल की हकीकत कुछ कही जाती नहीं, और लोग कहते हैं हंसो, हमको हंसी आती नहीं। जब मैंने शिक्षा ग्रहण की थी, मुझे बहुत कुछ पढ़ने को मिला, जैसे कि सती प्रथा, बोलो क्रूरता दूर कर दो, बाल विवाह क्रूरता दूर कर दो, भ्रूण हत्या क्रूरता दूर कर दो, लेकिन क्या 3 तलाक क्रूरता नहीं है? 4 विवाह क्रूरता नहीं है? एक देश में अलग अलग कानून, एक देश में किसी धर्म के खिलाफ मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आज ऐसे हालात है, यदि हम अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को उनसे रूबरू नहीं कराएंगे तो आने वाले कल में हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी। किसी ने सही कहा कि समाज में जगाने के लिए उसको अपने संस्कार सिखाओ, उसको अपने रीति रिवाज सिखाओ। यदि आप उनसे दूर हो जाओगे तो आपका समाज खत्म हो जाएगा। 30 साल सर्व किया, कभी भी यह महसूस नहीं किया कि मैं कहीं पे भी, या मेरी जैसे कोई भी ऐसा हिंदुस्तानी कहीं पे भी दुखी हो। हर काम में, चाहे वो सिविल पॉपुलेशन की मदद हो, फौजी ड्यूटीज हो, कभी धर्म को नहीं देखा। लेकिन आज आने के बाद पता चल रहा है कि देश में क्या हो रहा है। मैं आज की जो हमारी सरकार है, इसका बहुत बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने हमारे समाज को वापस जगने का मौका दिया कि आप लोग पढ़ो। मैं गुजारिश करूँगा, कानून कायदे सारी चीज़ें बनती रहेंगी, लेकिन 2 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, समाज और शिक्षा। ये दोनों चीज़ सबको फ्री मिले, बाकी सब एक समान, एक राजता, एक कानून। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब यहाँ पर हमारे पूर्व सैनिक आकर के शिविर में शामिल हुए और मोदी से चर्चा चल रही थी इस चीज़ के लिए, ताकि हम तो ठीक है, हम देख रहे हैं चीज़ों को, हमारे बुजुर्ग भी बताते आए थे, जो ऐसे अत्याचार होते जा रहे हैं तो हमारी जो चीज़ें कम होती जा रही है और वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत क्या करते हैं कि
शरीफ कह दो या अपने आप को मतलब मन साफ कह दो, हम किसी पर अत्याचार करना नहीं चाहते। लेकिन जैसे भगत डारा जी ने बोला था, ईंट का जवाब पत्थर से दो, तभी हम कामयाब हो पाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही जो है धीरे धीरे हमारे जो खत्म होता चला जाएगा। तो मैं कहूँगा आने वाली अपनी पीढ़ी को इनको भी जगाओ, और आज हम जगह जग रहे हैं। और जो पहले लोगों ने बोला, साहब ने बोला, सरदार जी ने बोला, डॉक्टर साहब ने बोला, वकील साहब ने बोला, तो बहुत अच्छा बोला इन्होंने। तो मैं ज़्यादा ना बोल करके अपनी वाणी नहीं कर सकता, लेकिन एक बड़ा है और हम आगे जवाब देने के लिए क्या करें। अगर हमारे मौका मिला तो हम बाहर भी जाकर अपने भाइयों को बचाएंगे। 500 का भी चैन प्रभारी हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे पत्रकार सहायता बंधु, मेरे सम्मानित मंच, हमारे परम आदरणीय कमांडर सचिंदर साहब ने जो एक ये सेमिनार रखा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये बहुत ही सराहनीय है हमारे देश के सनातनी भाइयों को लगाने के लिए। और आप जैसे पत्रकार सहायता के बंधु हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। 9 बजे मैं देखता हूँ आजकल सुबीर चौधरी जी उन बातों को आज कह पा रहे हैं जो पहले कभी कही नहीं जाती थी। हम 58 साल उम्र होगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि हम धर्म के बारे में चर्चा ही नहीं करते थे। आज कम से कम वो इतिहास को बता रहे हैं कि हमारा असल में इतिहास था क्या। सारे के सारे जितने आक्रांत आए थे उनको यहाँ पर एक हीरो बना के बता दिया गया, जबकि सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे गुरु साहबानों ने अपने शीश कटवाए। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने खाल खिंचवा ली, लेकिन धर्म चेंज नहीं किया। ऐसी ऐसी कुर्बानी लोगों ने दी, तब जाके हमारा थोड़ा सा अस्तित्व बचा है। नहीं तो अखंड भारत, जिसका सपना हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य भी है, इसको धीरे धीरे चलने से बहुत लंबा समय लग जाएगा और शायद ना हो पाए। इसकी स्पीडअप भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, टू साइड पॉलिसी वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो करना ही करना है। एक देश एक कानून, क्योंकि माइनॉरिटी के जैसे साहब ने मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि माइनॉरिटी का मतलब ही नहीं है। काय बात की इनको फ्री एजुकेशन, काय बात की फ्री ये राशन, इसको राशन को भी जोड़ना चाहिए एजुकेशन के लिए। ये स्कूल जाए या ना जाए, लेकिन मदरसे जरूर जाते हैं। उन मदरसों को समाप्त कर देना चाहिए। जो जड़ है ना, जड़ को खत्म कर देना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, हम लोग जब बाबा रामदेव जी ने अभियान चलाया था, उसमें बोलते थे, उठो वीर के, उठो देश के वीर सपूतों, पुकारती माँ भारती, पुकारती माँ भारती, बलिदान के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। और दुश्मन तब तक उत्पात मचाता जब तक तुम कमजोर हो। तुम उनको ईंट की जवाब पत्थर से दो, उन्हीं की भाषा में दो, टिट फॉर टैट करो, दया मत करो। हमको जो सिखाया ना, दया करो, भूल जाओ दया। नहीं तो 1 या 2% है। जैसे मान ले अमित जो थे टैंक वाले, या हमारे APJ अब्दुल कलाम आजाद जी, 1 या 2% ये है राष्ट्रवादी। अदरवाइज तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था, वो कथन सबको मालूम है कि विश्वास के पात्र बिल्कुल भी नहीं है, भूल जाओ। इसलिए अगर अपनी रक्षा करनी है तो खुद उठना पड़ेगा, अपना हथियार लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े अगर ये सोचो कि दूसरा लड़ जाएगा, हम सेफ रहेंगे, नहीं। हम सबको अपने बलिदान के लिए तैयार रहना पड़ेगा और दूसरों को भी 1 to 1 उठाना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, तब हम बच पाएंगे। नहीं तो जैसे छोड़ के थोड़ा सा इंडिया रह जाए। अगर भारत देखा जाए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये सारे हमारे देश क्यों खत्म हो गए? हमने छोड़ दिया, क्या करके मत करो जाए।